अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज जो एमसीक्यूज़ हम पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 यानी रिस्पायरेशन से है और उसका पार्ट 6 हम पढ़ रहे हैं। और ये तमाम एमसीक्यूज़ ईटा, एमडीकेट, नीट और जेईई के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी उसमें ये आ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है एमसीक्यूज़ नंबर 41। तो कौन सा एमसीक्यू है कि द अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर एक्सहेलेशन इज़ नॉन एज, यानी एक्सहेलेशन के आफ्टर लंग्स से जितना एयर निकल गया और जितना रह गया, सो द लेफ्टेड एयर क्या कहलाता है? कम्प्लीमेंटल कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी, रेजिडुअल या नन ऑफ देम। आसान एमसीक्यू है, ज़रा सोच लीजिए कि कम्प्लीमेंटल एयर बेहतरीन आमतौर पर कहते हैं कि जो एक्सरसाइज टाइम में इन आउट होता है। वाइटल कैपेसिटी कहते हैं कि टाइडल और कम्प्लीमेंटल को एक साथ रखें ताकि वाइटल कैपेसिटी बने, जबकि रेजिडुअल नाम की मीनिंग जो है वो लेफ्टेड है। रेजिड्यू जो बाद में लेफ्टेड बन जाता है तो उसको कहते हैं द लेफ्टेड एयर। सो ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ टाइडल एयर, कम्प्लीमेंटल एयर एंड रेजिडुअल एयर इज कॉल्ड एज। टाइडल एयर, कम्प्लीमेंटल एयर और रेजिडुअल तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी, कम्प्लीमेंटल एयर, रेजिडुअल एयर या पल्मोनरी वॉल्यूम कहा जाता है। अब टाइडल एयर टी से मैंने डिनोट कर दिया, कम्प्लीमेंटल को मैंने सी से डिनोट कर दिया और रेजिडुअल को मैंने आर से डिनोट कर दिया। अब सबको एक साथ कर लो तो ये क्या है? ये लंग्स का पूरा वॉल्यूम बनता है, पूरा वॉल्यूम बनता है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी से मुराद ये है कि टाइडल और कम्प्लीमेंटल को एक साथ कर लो। यहाँ पर तो रेजिडुअल की बात हो रही है तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। कम्प्लीमेंटल कहते हैं कि जब एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, तो ये सिर्फ एक्सरसाइज वाली एयर की बात कर रहे हैं। रेजिडुअल जो लेफ्टेड एयर है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्यूम, यानी पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को। अब पल्मोनरी वॉल्यूम वाला जो ऑप्शन है इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 43, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इन एंड आउट इन बोथ रेस्ट एंड एक्सरसाइज कंडीशन। अब रेस्ट भी है और एक्सरसाइज भी है, अब दोनों के एक साथ कर लो कि रेस्ट एक्सरसाइज, ई एक्स एंड रेस्ट दोनों टाइम। अब इस टाइम जो एयर इन एंड आउट होता है ये क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी, पल्मोनरी वॉल्यूम, रेजिडुअल एयर या पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं बल्कि लंग्स वॉल्यूम। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये ऑप्शन होगा। अब ये क्या है कि लंग्स, पल्मोनरी वॉल्यूम अभी ऊपर हमने डिस्कस कर दिया कि इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ लंग्स, यानी लंग्स वॉल्यूम। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि लंग्स वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। रेजिडुअल एयर तो ऑलरेडी लेफ्टेड एयर है, तो क्या रह गया? वाइटल कैपेसिटी रह गया। सो वाइटल कैपेसिटी इसको कहा जाता है। अब वाइटल कैपेसिटी मजमूआ किस चीज़ का है? टाइडल एयर और कम्प्लीमेंटल एयर का, जिसमें एक रेस्ट कंडीशन वाला है और जबकि दूसरा उसमें एक्सरसाइज कंडीशन वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44, द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्टेड आफ्टर एक्सहेलेशन इट इज़ अबाउट। कितना होता है, यानी कितना एयर जो निकल गया और कितना रह गया, तो इसका अमाउंट कितना होता है? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कितने अमाउंट ये रहता है। ऑप्शन में है 0.5 लीटर्स, 3 लीटर्स, 5.5 लीटर्स या 1.1 लीटर्स। ऑप्शन ये चारों गलत है यहाँ पर। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है आमतौर पर कि जो वाइटल कैपेसिटी होती है, जो रेस्ट और एक्सरसाइज दोनों टाइम में ये एट ए टाइम जो है वो निकल जाती है जितना एयर, तो वो अबाउट 4 लीटर्स होती है, जबकि जो लेफ्टेड है यहाँ पर इट इज़ अबाउट 1.5 लीटर्स। तो ये है
करेक्ट ऑप्शन 1.5 लीटर्स। यहाँ पर कोई टिक नहीं है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन इस तरह भी पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत हो, तो इसको करेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर ये हो गया। अब इसको एक साथ प्लस कर ले तो आपके पास जो आएगा 5.5 लीटर्स। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स। ये लंग्स का टोटल वॉल्यूम है। इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है, यानी 5.8 तक ये जा सकता है। तो ये ऑप्शन भी अगर दिया गया होगा तो ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 45। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन आउट ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अब वॉल्यूम की बात हो रही है, वाइटल कैपेसिटी की बात हो रही है, रेस्ट और एक्सरसाइज की बात हो रही है, तो इसका कितना अमाउंट जो है वो आता जाता है। अब 5.5 यानी 0.5 लीटर्स, 0.3 लीटर्स, 3.5 लीटर्स अब और 5.5 लीटर्स। यहाँ पर फिर गलती मौजूद है। कौन सी गलती मौजूद है कि ऑप्शन में कोई ठीक नहीं है। अब इस तरह फिर दोबारा इसको चेक करना पड़ता है। देख लीजिए कि जो रेस्ट कंडीशन में है वो है 0.5 लीटर्स, जो एक्सरसाइज में है वो है 3.5 लीटर्स, दोनों को मिला के आ जाता है 4 लीटर्स। तो यहाँ पर चूँकि है ही नहीं तो ऑप्शन में से अगर हम इसको 4 रख लें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑल दो ऑप्शन, कोई ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टोटल अमाउंट ऑफ लंग्स कैपेसिटी इज़ अबाउट। यहाँ पर अभी मैंने पहले जिक्र कर दिया कि लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 3.5 लीटर्स, 4 लीटर्स, 5.5 लीटर्स या 0.5 लीटर्स। तो टोटल जो यहाँ पर है 5.5 लीटर्स, जो मैंने अभी पहले जिक्र कर दिया कि जो 5.8 लीटर्स तक बढ़ सकता है, क्योंकि इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये रेस्ट और एक्सरसाइज में चेंज होती हैं। ये रेस्ट में अलग तो एक्सरसाइज में इसमें चेंज आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रीथिंग इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रीथिंग जो नॉर्मल हम कहते हैं, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो ये नहीं कहा गया कि कौन सा ब्रीथिंग है, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, बस ये आमतौर पर कहा गया कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर या पोन्स या मेडुला ऑब्लांगेटा या नन ऑफ देम। सो याद रखें कि आमतौर पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन का पार्ट है। मोस्टली सेंसेशंस 5 सेंसरी ऑर्गन्स के ये करता है। अब डिटेक्शन बेसिकली जो ब्रीथिंग है, सांस लेना, तो सांस कहाँ से लिया जाता है, नोज से। अब नोज 5 सेंसरी ऑर्गन्स का हिस्सा है। कौन डिटेक्ट करता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सिमिलरली मेडुला ऑब्लांगेटा भी कंट्रोल करता है, लेकिन इसके कंट्रोल में ये आते हैं आमतौर पर वॉलंटरी जो एक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं। कभी कभार इनवॉलंटरी एक्शंस के पार्ट बेसिकली हैं ब्रेन में, तो कोई पार्ट नहीं होता, वो खुद ब खुद वो कंट्रोल होते हैं, उसका अपना एक मैकेनिज्म है। लेकिन जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। पोन्स जो है ये एक छोटा सा पार्ट होता है, बिल्कुल ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के नीचे है, लेकिन ये आमतौर पर एक रिलैक्स पॉइंट है कि जो एक जगह से चीज़ उठाकर दूसरी जगह पहुंचाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे किस्म के न्यूरॉन्स हैं जो कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मैसेज को उठा के यहाँ और यहाँ से उठा के वहाँ पर लेके जाते हैं, तो एक किस्म का रिले स्टेशन का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 48, द इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल बाय। अब क्वेश्चन को ज़रा देख लीजिए, इनवॉलंटरी कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल बाय। अब जो काम इनवॉलंटरी है तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी। इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, तीनों गलत हैं क्योंकि ये ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब नन ऑफ देम करेक्ट ऑप्शन है। वजह क्या है कि जब एक सेंसेशन इधर से स्किन को या कोई भी आइज़ को या नोज से होते हुए कोई भी स्टिमुलस पास होता है तो ये स्टिमुलस ब्रेन को छोड़ के यहाँ पर सेंसरी नर्व्स के ज़रिए ये आता है। अब यहाँ पर जो ही आता है तो रिस्पांस आमतौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दिया जाता है बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब चूँकि ये इस्तेमाल नहीं होते, डायरेक्टली रिस्पांस आना शुरू हो जाता है, जिस तरह के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं खुद ब खुद।
और वही रिस्पांस इसके ख़िलाफ़ शो करते हैं। रिस्पांस अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, एक्टिव भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन आर वेरी एक्टिव। मोस्टली द नॉन involuntary actions या control system, it is very active. It is did not controlled by the central nervous system in part of the brain, but it is under control of these are the peripheral nervous system, या हम कह सकते हैं the autonomic nervous system इसको कंट्रोल करता है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे। थैंक यू।